हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट, रिसेंटली हमारा CSIR नेट का 4 मंथ स्ट्रैटेजी का एक सेशन हुआ था और इस सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे CSIR नेट एग्जाम के लिए जो नोट्स हम लोग बना रहे वो स्मार्टली किस तरीके से बनाएं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको ध्यान रखते हुए आपके नोट्स बनने चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं सर रिवीजन एक दिन में नहीं होती, सर रिवीजन के लिए 10 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, सारे सब्जेक्ट से तो इतना टाइम कैसे दिए रिवीजन को। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम इतनी बार क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, हमारे क्वेश्चंस याद रह जाते हैं, बाद में उसको सॉल्व करने जाए तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप आंसर आ जाता है, तो हम नया कुछ पढ़ नहीं पा रहे। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा यह मानना है कि अगर आपके नोट्स प्रॉपर हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपका टाइम बहुत ही ज्यादा सेव होने के चांसेस बन जाता है अगर आपके नोट्स अच्छे हो तो। क्योंकि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि आप एक जगह पे आपने सिर्फ जल्दी जल्दी से लिख लिया और कोई टास्क है जो फिनिश कर दिया लिखने का, और एक जगह पे आपने ढंग से लिख लिया, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप लिख लिया। बाद में अगर आपको कोई पढ़ने को बोल दे तो एक टाइम पे जहां पे आपने जल्दी जल्दी लिख लिया था वो पढ़ने में आपको काफी टाइम चला जाएगा और आपका जो यू कैन से जो मेंटेलिटी होती है पढ़ने की, या फिर जो एटीट्यूड जो होता है, जो एग्रेशन होता है, वो अपने आप कम होता जाता है। वेयर एज अगर आपने लिखा अच्छा हो तो पढ़ने का मन भी करता है। ये तो बात हो गया हैंड राइटिंग की भी और साथ ही साथ प्रॉपर राइटिंग की भी। बट इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ऐसी भी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके CSIR नेट का जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है। जैसे कि हर एक सब्जेक्ट है उसमें, रियल है, लीनियर है, कॉम्प्लेक्स है, एब्स्ट्रैक्ट है, ओडी है, पीडी है, इंटीग्रल इक्वेशन, COV, न्यूमेरिकल, क्लासिकल, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स बेस्ड टोपोलॉजी, सारा सिलेबस आपको करना पड़ता है। और रियल को देखने जाए, लीनियर को देखने जाए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को देखने जाए, बड़े बड़े सब्जेक्ट से टाइम ज्यादा लेते हैं। और अगर आप प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ अगर किसी क्लास के नोट्स के लेटे से मैं रियल पढ़ा रहा हूँ, मेरे नोट्स भी देख लोगे आप किसी स्टूडेंट से, तो आपको पता चल जाएगा कि बड़ी वाली 2 नोटबुक आराम से भर जाती है उसमें से। तो इस सिचुएशन में आपके नोट्स किस तरीके से हो ताकि आपका रिवीजन के लिए, क्या हर टाइम पे रिवीजन के लिए ये सही रहेगा कि आप वो सारे नोट्स, वो सारे यू कैन से एग्जांपल्स हर टाइम पे पढ़ते रहें? जी नहीं, ये गलत होगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होगा। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है, जब भी आप, जैसे हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक नोट्स फॉर CSIR नेट एग्जाम, तो मैं एग्जाम्स के एग्जांपल्स के साथ बात करूंगा। जैसे मैं बात करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल रियल एनालिसिस का, ठीक है। तो रियल एनालिसिस में आप लोगों को पता है कितने सिलेबस है, ठीक है, और इस सिलेबस में आपको वेटेज भी पता है, ठीक है। अब जैसे कि मेरा फर्स्ट यूनिट है सेट थ्री। सेट थ्री में मुझे पता है क्वेश्चन कहां से आते हैं। कहां से आते हैं क्वेश्चन आता है डायरेक्टली काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट से। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट से क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं नोट्स बनाने जा रहा हूं, तो क्या उस नोट्स में सच में सेट की डेफिनेशन लिखना जरूरी है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? हाँ, ये मैं एग्री करता हूं कि आपने जो क्लास के नोट्स प्रॉपरली बनाए होंगे, डिटेल वाले नोट्स, उस नोट्स में आपकी हर एक डेफिनेशन अच्छी तरीके से लिखी हो। लेकिन मैं बात करूंगा पर्टिकुलर उस नोट्स की जो आप रिवीजन के लिए यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने किसी से पढ़ा, लेटे से आपने मेरे से रियल एनालिसिस पढ़ लिया, तो मैं अच्छे से रियल में स्टार्टिंग में सेट की डेफिनेशन डिफाइन कर दूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, लगभग आधा घंटा में उसी के ऊपर चर्चा करूंगा। तो वो टाइम चलो ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन था, आपने कर लिया, लेकिन वो एक फ्लो होता है, टाइम टॉपिक में आने के लिए वो आना जरूरी है स्टार्टिंग में पढ़ते टाइम। लेकिन एक बार आपकी वो सारी चीजें क्लियर हो गई, उसके बाद आपको पता है कि आपका क्वेश्चन आएगा काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट से, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो शॉर्ट नोट्स जो होंगे, स्मार्ट नोट्स, उसमें याद रखिए कि आपका वही कंटेंट उसमें ऐड हो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप लोग देखोगे आपको 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसकी जरूरत है, ठीक है। 1-1 फंक्शन जरूरत है, ऑन टू फंक्शन की जरूरत है, बाइजेक्टिव फंक्शंस की नोट्स की जरूरत है। फंक्शन क्या है ये तो आपने 11th-12th में भी पढ़ा है। अब 1-1 फंक्शन की क्या ऐसा बोलते बैठेंगे, लेट f फ्रॉम a to b be any function, देन f is said to be 1-1 फंक्शन? जी नहीं, ये गलत होगा। क्या करना है, 1-1 फंक्शन के बाद
डायरेक्टली आप क्या बोलोगे कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2 implies f of x1 not equals to f of x2, और equivalently और f of x1 equals to f of x2 will imply x1 is equals to x2। तो बात समझ में आ रही है? बस वन फंक्शन आप बोलोगे तो ये आपकी दो डेफिनेशन है। उसके बाद प्रॉपर्टीज में क्या बोलोगे? f फ्रॉम a टू b इज 1 1। ये जो एरो के ऊपर लिखोगे वो फंक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आप खुद के नोटेशंस यूज कर सकते हो, खुद से डिफाइन कर सकते हो। f फ्रॉम a टू b इज 1 1 इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ a इज लेस इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ b। ठीक है, यहां पे लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेट f फ्रॉम a टू b बी अ 1 1 फंक्शन, देन कार्डिनलिटी ऑफ a इज लेस इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ b, और वी कैन से दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कार्डिनलिटी। ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा इसके लिए दिस इज नेसेसरी, ओके, एंड दिस इज सफिशिएंट। ये आपको जब भी इंप्लीकेशन दिखेगा तुरंत पता होना चाहिए, इंप्लीकेशन के बाद वाला जो है वो नेसेसरी है, पहले वाला जो है सफिशिएंट है। तो ये नोट है। इसके बाद सेकंड नोट में क्या लिखोगे? 1 1 की प्रॉपर्टीज लिखोगे, किस तरीके से फंक्शन 1 1 होता है। हॉरिजॉन्टल टेस्ट लिखोगे शॉर्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते चलोगे। आपके फर्स्ट पेज पे ही आप जो 1 1 सॉरी काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए जो भी कंटेंट चाहिए, जैसे कि 1 1 फंक्शन हो गया, ऑन टू को लिखोगे, वहां पे उसकी कार्डिनलिटी टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन से लिखोगे। कार्डिनलिटी है उसको डिफाइन करोगे। उसके बाद ऑन टू फंक्शन से बाइजेक्टिव फंक्शन ने डिफाइन कर लिया, उनकी प्रॉपर्टीज लिख ली शॉर्ट में। उसके बाद आएगा सिमिलर सेट्स। तो सिमिलर सेट्स की डेफिनेशन, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए इज सेड टू बी सिमिलर विद बी इफ देयर एग्जिस्ट नहीं सिमिलर सेट्स, ओके। उसके बाद क्या लिखोगे? डायरेक्टली ए कॉमा बी आर सबसेट्स ऑफ आर, देन ए इज सेड टू बी सिमिलर ऑफ बी। नोटेशन अब हमें पता है ना, a is similar to b if and only if cardinality of a is equals to cardinality of b। if and only if, again आगे, there exist, if and only if what? there exist f from a to b which is bijective, sufficient। तीन डेफिनेशन, तीन जगह पे हमारा काम बन गया, ठीक है। इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाओगे तो मुझे लगता है कि आप एक नोट, अगर एक प्रॉपर साइज की A4 साइज की एक भी नोटबुक ले लोगे तो उस एक ही नोटबुक में प्रॉपरली आपके मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स आराम से बैठ जाएंगे, मिनिमम, ठीक है। जैसे कि, और वो भी बड़े वाले सब्जेक्ट्स में बात करो, जैसे लीनियर है और रियल है, दोनों बड़े वाले सब्जेक्ट्स इस फॉर्मेट में आपके साथ रहेंगे। अब आप हर टाइम पे कितना भी मन करो, मैं बता देता हूं आपको, आपका अगर डिसीजन ये कितना भी आपके माइंड में बिठा लो आप कि जब भी मैं रिवीजन करूंगा तो जो सॉल्व एग्जांपल मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा, मैं ये वाले नोट्स नहीं देखूंगा, मैं उसको देखूंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको ही पढ़ूंगा, बाकी चीजों को छोड़ दूंगा, वो छोड़ना नहीं होता है। जब भी आप देखोगे आपका मन करता ही करता है, उस इंस्टेंट टाइम पे आपका मन करेगा कि मैं इसको भी एक बार देख लूं। तो जैसे आपको रिवीजन करनी है, जैसे कि काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स के लिए सबसे पहले क्या है? 1 1 की डेफिनेशन क्या है? x1 नॉट इक्वल्स टू x2, तो इमेजेस भी सेम नहीं होने चाहिए, और अगर इमेजेस सेम है तो फंक्शन सेम नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज में क्या है उसके कि पहली प्रॉपर्टी कि अगर 1 1 फंक्शन होगा तो डोमेन की कार्डिनलिटी इज इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल टेस्ट लिखा है। तो इस तरीके से आपके पास कम टाइम में आप चीजें ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं, और फिर आपकी ये रिविजन जो है ना बड़ी आसानी से होना संभव है। क्यों? तो आपको टाइम कम लगता है रिवीजन को कंप्लीट करने के लिए, और रिवीजन को कंप्लीट करने के लिए एक बार आपने ये रिवाइज कर दिया, नेक्स्ट टाइम फिर से यही रिवाइज करना है, इसका फिर से ये रिवाइज करना है। तो पहले टाइम पे अगर आपको पूरा रियल रिवीजन करने के लिए एक 1 डे लग रहा है, 1 डे मतलब आप 24 घंटे तो पढ़ाई करते नहीं, बट लेटेस्ट से आपके पास 8 आवर्स आपको लग रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे जब आप रिवाइज करोगे तो आपको नेक्स्ट में 6 आवर्स ही लगेंगे, उसके नेक्स्ट में 4 आवर्स ही लगेंगे, उसके नेक्स्ट में 2 आवर्स ही लगेंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी जिस टाइम पे आपको 20 मिनट में आप सारा का सारा रियल एनालिसिस जल्दी से देख के कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर इस टाइम पे आप बोल सकते हो कि हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ है। इस सिचुएशन में आपके लोग क्या बोल सकते हैं? मेरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ है। और फिर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग कितनी डेवलप हुई है।
अगर ये कंप्लीट टास्क आपका हो जाए, आपको टारगेट रखो, मैं तो बोलता हूं हर स्टूडेंट ये टारगेट रखे कि मैं इस स्टेज पे पहुंच जाऊं कि मैं 30 घंटे में हर एक सब्जेक्ट की रिवीजन फिनिश करूं। इतना आपका टारगेट हो, बात कर ले थ्योरी पार्ट की तो, और उसके बाद आप कितना थिंक ज्यादा कर रहे हो, कितना खुद का डेवलपमेंट कर रहे हो थिंकिंग में, वो मैटर करेगा कि आपकी CSR नेट एग्जाम क्वालिफाई होगी कि नहीं, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की थिंकिंग बढ़ती जाएगी। ओके तो मैं आशा करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये जो पैटर्न है, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है, वो समझ में आया होगा। और जब भी, बस इस चीज को याद रखिएगा, जब भी आप नोट्स बनाओगे, हाँ आप शॉर्ट में लिखो, लेकिन छोटे मत बनाओ। मतलब थोड़ा सा हैंडराइटिंग जो है बड़ी निकालो, ताकि वो ऐसा ना लगे कि यार एक पेज पे इतना सारा कंटेंट है तो ये फिनिश कैसे होगा। तो भले आपको ये एक लाइन पे लिखा है, इसके लाइन पे ये लिखो, इसके लाइन पे ये लिखो, इसके लाइन पे ये लिखो, ऑन टू लिखना, एक लाइन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लाइन छूटने से वो बीच वाली सेक्शन जो ब्लैंक लाइन है उसको पढ़ना नहीं होता है ना, तो एक लाइन आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, ताकि आपको वो जो नोट्स है प्रॉपरली समझ में आ जाए और आपका मन भी करे उसको पढ़ने का, ताकि आपको प्रिपरेशन में अच्छा लगेगा और अच्छे से प्रिपेयर कर भी पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि आपका जो दिमाग में डाउट चल रहा था उस सेशन में, जितने भी स्टूडेंट ने पूछा था, अभी वो डाउट क्लियर हो चुका होगा। एंड आई विश कि आपके जो भी डाउट्स होंगे इसके बाद भी वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि हम उसका आंसर कर दें। और जो भी और टाइप की वीडियो आपको चाहिए होगी वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स के ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूं। तो प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आशा करता हूं कि इसके बाद के नोट्स आपके ऐसे होंगे एंड हैव लर्निंग। थैंक यू।